A very warm welcome to everyone. I hope in the last class, whatever we studied was clear about the Frankfurt Parliament, the age of revolutions, and the economic depression, the liberals. Now, in this video, we are just going to discuss the unification of Germany. We'll discuss the unification of Italy in another video because then the videos will be very lengthier and I don't want it to be boring for you. So we'll just discuss this page in this video. Okay, let's start. Germany. Can the army be the architect of a nation? What does this question mean? ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि क्या एक आर्मी एक नेशन को हैंडल कर सकती है? क्या आपको लगता है? एक गवर्नमेंट एक नेशन को हैंडल करती है, राइट? एक किंग एक नेशन को हैंडल कर सकता है, क्वीन एक नेशन को हैंडल कर सकती है, लेकिन क्या एक आर्मी हैंडल कर सकती है? वही क्वेश्चन है, राइट? लेट्स स्टार्ट. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. क्या बोल रहे हैं? 1848 में क्या हुआ था? स्प्रिंग टाइम ऑफ रेवोल्यूशन हुआ था. स्प्रिंग टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब सब डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इच्छा रख रहे थे. 1848 में जब स्प्रिंग टाइम ऑफ रेवोल्यूशन हुआ तो यूरोप डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन की तरफ आ रहा था. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का मतलब होता है इमोशंस. नेशनलिस्ट इमोशंस वर ऑफन मोबिलाइज्ड मतलब वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे बाय कंजर्वेटिव्स. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting a state power and achieving political domination of Europe. जो कंजर्वेटिव पीपल थे, कौन होते हैं कंजर्वेटिव पीपल? हमने डिस्कस किया था. द वंस हु आर एंटी डेमोक्रेसी एंड प्रो मोनार्की, प्रो किंग, है ना? जो किंग के लॉयल पीपल थे वो कहते थे कि हमको स्टेट की पावर सारी चाहिए और हम पॉलिटिकली यूरोप को डोमिनेट करना चाहते हैं. ओके. This can be observed by in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. जर्मनी और इटली जल्द ही नेशन स्टेट्स बनने वाले हैं, यानी कि यूनिफाई होने वाले हैं. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans, ठीक है, who in 1848 tried to unite different regions of German confederations into a nation state governed by an elected parliament. This paragraph is saying that the middle class people who aspired a united Germany tried their best कि वो सारे जर्मन कॉन्फेडरेशंस को 39 थी, सारे जर्मन कॉन्फेडरेशंस को एक नेशन स्टेट में बदल दें और जो कि गवर्न हो एक पार्लियामेंट के द्वारा, ना कि कोई आर्मी या कोई मोनार्क के द्वारा. ये लिबरल इनिशिएटिव नेशन बिल्डिंग की तरफ रिप्रेस हो गया था, यानी कि सप्रेस हो गया था, यानी कि दबाव डाल दिया गया था, इस इनिशिएटिव को रोक दिया गया था बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री which were supported by large landowners called Junkers of Prussia. क्या बोल रहे हैं कि जब जो लिबरल पीपल थे ना, वो प्रो डेमोक्रेसी वाली बातें कर रहे थे, उनका ये इनिशिएटिव, उनका ये मोटिव और ये एजेंडा ओवरथ्रो यानी कि डिस्ट्रॉय हो रहा था बाय द कंजर्वेटिव्स. ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि लिबरल कुछ और चाहते हैं, कंजर्वेटिव्स कुछ और चाहते हैं. कंजर्वेटिव्स चाहते हैं कि किंग रूल करे, लिबरल चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रूल करे. तो जो भी लिबरल करेंगे उससे कंजर्वेटिव्स को दिक्कत होगी, जो भी कंजर्वेटिव्स करेंगे उससे लिबरल्स को दिक्कत होगी. ठीक है, एक न्यू वर्ड हमको यहाँ पे दिखा है और जब कोई न्यू वर्ड दिखता है तो हम उसकी बैकग्राउंड में जाते हैं. जंकर्स. जंकर का मतलब क्या होता है? रिच लैंड ओनर. ठीक है, जंकर का मतलब होता है वो इंसान जिसके पास बहुत सारी स्टेट हो, जिसके पास बहुत सारे मैनर हो, उसके पास बहुत सारी फील्ड्स हों, उसके पास बहुत सारा क्रॉपिंग वगैरह सब कुछ, उसके पास बहुत सारा एरिया हो. ठीक है, तो जंकर्स बिकॉज दे वर लिटिल नोबल्स, तो दे वर प्रो किंग, वो किंग के लॉयल थे.
यानी कि वो मोनार्की के भी लॉयल थे, और अगर वो मोनार्की के लॉयल थे तो मतलब वो डेमोक्रेसी के एंटाई थे, एंड दे वर नॉट लिबरल्स, है ना, दे वर कंजर्वेटिव्स. From then on, Prussia took on the leadership of movement for national unification. हम आपको प्रशिया भी समझाएंगे क्या होता है. मुझे बहुत देर बाद पता लगा था, जब मैं स्कूल से हट गई थी तब मुझे पता लगा कि प्रशिया क्या होता. Never mind. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. एक इंसान थे जिनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क. उन्होंने हेल्प किया जर्मन यूनिफिकेशन में. उन्होंने वॉर्स लड़ी 3 7 ईयर्स के लिए. किन किन से? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से. जिसका अंत क्या हुआ? विच एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, जिससे कि प्रशिया जीत गया. एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. जनवरी 1871 में जो प्रशियन किंग थे William I was proclaimed as the German emperor in the ceremony held at Versailles. Okay. ये क्या हुआ? जब यूनिफिकेशन हो गई थी जर्मन की, यानी कि 1871 में, तो उसको प्रोक्लेम किया, उसको रेटिफाई किया, मतलब उस पर स्टैम्प जब लगाया कि हाँ अब जर्मन यूनिफाई हो गई है, वो विलियम I ने किया वर्साई में. ठीक है. Next, on the bitterly cold morning of 18th January 1871, an assembly comprising of princes of German states and representatives of the army and Prussian ministers, including Chief Minister Otto von Bismarck, gathered in unheated hall of mirrors in the Palace of Versailles. ऑटो वन बिस्मार्क पैलेस ऑफ वर्साई में आए और उन्होंने केसर विलियम I को, जो प्रशिया के थे, जर्मन एम्परर का फर्स्ट किंग बना दिया. नेशन बिल्डिंग एक प्रोसेस था जर्मनी में जिसने हमको डोमिनेंस ऑफ प्रशिया के बारे में बताया है. द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग. उसमें करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया है, बैंकिंग को, जुडिशियल सिस्टम्स को, लीगल को. प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी. अब एनसीईआरटी में जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में तकरीबन 0 बताया है. इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या क्या काम था, केसर विलियम I कौन था, फ्रांस से क्यों लड़ाई हुई, ऑस्ट्रिया से क्यों लड़ाई हुई, नथिंग. उसके लिए हम इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे. ओके. कहाँ पे हम? ये जर्मनी है. एक पेज ऐड करते हैं, एक और पेज ऐड करते हैं, एक और ऐड करते हैं. अब समझते हैं कि स्टोरी क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. जर्मनी जिसको हम बोलते हैं, है ना. जर्मनी जो थी वो एक कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की. उसको यूनिफाई होना था, वो यूनिफाइड अभी नहीं थी. इसलिए हम पढ़ेंगे टॉपिक का नाम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी जो कि टुकड़ों में बटी थी वो अंततः कैसे एक नेशन कहलाई गई. राइट. अब हम पढ़ते हैं. सबसे पहले आपने नाम सुना होगा ऑटो वन बिस्मार्क का. कौन थे ये? ऑटो का नाम, ऑटो जो नाम है उसका मतलब होता है, वो उनके पीछे, उनके आगे लगाए जाते हैं जो बहुत रिच लोग होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, रिच नोबल. और ऑटो वन बिस्मार्क जो था ना, वो एक जंकर था. जंकर क्या होता है अभी बताया था हमने. प्रो मोनार्की, लॉयल टू किंग, एंटी डेमोक्रेसी. ये पढ़ा हमने. वन मतलब ऑफ, रिच पर्सन ऑफ द बिस्मार्क फैमिली, ये इनका सरनेम था, ये इनकी फैमिली थी. ठीक है.
अब समझ में आया ऑटो वन बिस्मार्क का मतलब क्या होता है? एक रिच नोबल बिस्मार्क फैमिली से। बीइंग अ जंकर ही वाज सपोज्ड टू बी लॉयल टू द किंग। ओके, अभी हुआ क्या कि जो बिस्मार्क था वो, उनकी आइडियोलॉजी बहुत कंजर्वेटिव थी। उनका एम क्या था कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करूँगा, ठीक है, जर्मनी को एक कंट्री बनाऊँगा। लेकिन जब वो एक कंट्री बन जाएगी ना, अच्छी सक्सेसफुल एक कंट्री बन जाएगी, फिर भी उसमें मोनार्की रहेगी, यानी उसको किंग ही रूल करेगा, ठीक है। उनकी बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ में से कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं रियल पॉलिटिक, जिनको हम बोलते हैं रियल पॉलिटिका, यानी कि रियल पॉलिटिक्स खेलो। किसी को अपनी इमोशनल स्पीचेस में मत फंसाओ, किसी को उकसाओ नहीं, किसी को इंस्टिगेट नहीं करो, बल्कि प्रैक्टिकल मेजर्स से अपना जो भी आप कहना चाहते हो उसको कहो। थ्रेटन करो लोगों को, वो कहते थे आर्मी का यूज़ करिए, मिलिट्री का यूज़ करिए, सॉफ्ट स्पीचेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस वाज अ हार्श पॉलिसी। इसको बोलते हैं रियल पॉलिटिका। रियल का यहाँ पे मतलब हुआ है प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक का भी मतलब प्रैक्टिकली होता है, मतलब ऑन ग्राउंड आप क्या बोल तो रहे हो आपकी यहाँ मैं टॉप करूँगा, क्या आप उसके लिए काम कर रहे हो? क्या प्रैग्मेटिक हो आप? ठीक है। उनकी एक और पॉलिसी थी, उसका नाम था ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन का मतलब कि ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो कहते थे कि जो व्हाटएवर आई वांट इट, आई एम अ डिप्लोमेट, ठीक है। आई हैव नो शेम इन कोई भी ऐसी बात करने में जिसमें एक मध्यम मार्ग आया हो, मैं किसी की साइड नहीं लेने आया हूँ। तो ही वाज सच काइंड ऑफ अ पर्सन। अभी हम पढ़ते हैं जर्मनी के बारे में, ठीक है। तो जर्मनी 1800s में कॉन्फेडरेशन में बटी थी, और जर्मनी को ना दो उसके आप समझ लीजिए हिस्से थे। एक था द प्रशियन साइड, एक था ऑस्ट्रियन साइड, यानी कि एक एम्पायर था ऑस्ट्रियन एम्पायर और एक था प्रशियन एम्पायर। ये दोनों एम्पायर्स थे, ठीक है। प्रशिया इसमें से बहुत पावरफुल था। एंड ऑस्ट्रिया हमको याद है हैब्सबर्ग एम्पायर वाला। ऑस्ट्रिया एम्पायर बहुत ओल्ड था और उसका बहुत लेगेसी थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रशियन था। प्रशियन पावरफुल, राइट। अब प्रशिया का एक प्राइम मिनिस्टर था। हर कंट्री का होता है, हर एम्पायर का होता है, हर इसका भी था। उनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। प्रशियन प्राइम मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क कहते हैं कि जिस नेशन का, जिस जगह का प्रशिया एक पार्ट है ना, जर्मन का पार्ट है प्रशिया, मैं चाहता हूँ कि हम एक पार्ट ना रहें, बल्कि हम पूरा यूनिफाई कर लें। हम ऑस्ट्रिया के साथ मिल जाएं और हम अपने आप को एक कंट्री के सिटीजन्स बोलें, ठीक है। तो उनका क्या एम था कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करूँगा अंडर प्रशिया, ओके। इस चीज़ के लिए उन्होंने 3 वॉर्स लड़ी। अब हम उन वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली वॉर का नाम था द डैनिश वॉर। डैनिश वॉर ऑफ 1864। डैनिश यानी कि डेनमार्क की बात की गई है, ठीक है। ये एक भाषा भी है, एक तरह के लोग होते हैं जो डेनमार्क में रहते हैं। डी से डेनिश, डी से डेनमार्क। अच्छा, हुआ क्या, जो डेनमार्क था ना, उसके 2 हिस्से थे, मतलब 2 सिग्निफिकेंट पार्ट्स थे। एक का नाम था श्लेस्विग, एक का नाम था हॉलस्टाइन, ठीक है। क्या नाम था? श्लेस्विग हॉलस्टाइन।
ये दोनों जो पार्ट्स थे ना, यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे। तो जर्मन जो लोग थे, असल में जो जर्मन के लोग थे, वो कहते थे कि अगर हमारे लोग जर्मन स्पीकिंग वाले लोग रहते हैं डेनमार्क में, तो डेनमार्क के अंडर क्यों है ये जगह जर्मनी के अंडर क्यों नहीं है। जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान में किया था ना, याद है क्या हुआ था कि अगर यहाँ वाले लोग हिंदू हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं चले जाते। रिलीजियस मेजॉरिटी पे हमने पार्टीशन किया है ना। ये बात हुई कि अगर इस जगह पे बोलने वाली भाषा जर्मन है, तो यहाँ के लोगों को जर्मन क्यों नहीं बुलाया जाता, डैनिश पीपल क्यों बुलाया जाता है। ठीक है, तो जर्मन लोगों ने ठान लिया कि अब हम श्लेस्विग और हॉल्स्टाइन को क्या करेंगे, जर्मनी के अंडर ले आएंगे। ये एम किसका था, ऑटो वन बिस्मार्क का। अब ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो प्रशिया के थे। प्रशिया का मतलब होता है आज का पोलैंड। पुराने ज़माने में पोलैंड को प्रशिया बोलते थे। बहुत सारा प्रशिया आता था हिस्से में, और थोड़ा सा जर्मनी को मिलाकर ये प्रशिया बन जाता था। ठीक है, तो अब ऑटो वन बिस्मार्क तो प्रशिया के थे, और अगर प्रशिया जाता सीधा डेनमार्क से लड़ने तो प्रशिया हार जाता। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने बोला क्यों ना एक अलायंस बनाया जाए। अलायंस क्या होता है, कोई भी वॉर जीतने के लिए हम एक दोस्त को अपने साथ लेकर आते हैं कि आजा तू मेरी हेल्प करना, सपोर्ट में, बदले में तुझको मैं अपना हिस्सा दे दूंगा, या जो मैं प्रॉफिट मेरे से होगा उसका थोड़ा सा हिस्सा तू भी ले लेना। तो इन्होंने अलायंस किया, प्रशिया ने किसके साथ अलायंस किया, ऑस्ट्रिया के साथ। क्यों, क्योंकि जर्मन प्रशिया और ऑस्ट्रिया में डिवाइडेड था, और अंततः ऑटो वन क्या चाहते थे, ऑटो वन बिस्मार्क, कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिल जाए। वही उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि प्रशिया बी माई गुड फ्रेंड, प्लीज़ हेल्प मी। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया जाके लड़ पड़े डेनमार्क से। और इस अलायंस का एंड कैसे हुआ कि यहाँ पर डेनमार्क हार गया और ये दोनों जीत गए, जो सोचा था। इससे क्या हुआ, अब दोनों थे, अब दोनों जीते हैं तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा। तो प्रशिया को दे दिया श्लेस्विग और ऑस्ट्रिया को दे दिया हॉल्स्टाइन। ऑस्ट्रिया को बोला कि ये ले तेरा हिस्सा, और प्रशिया अपने हिस्से में खुश था और डेनमार्क को हरा दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। क्या हुआ इस वॉर में, डैनिश वॉर हुई। डैनिश यानी कि जो डेनमार्क में रहते हैं, है ना। अब डेनमार्क दो हिस्सों में बदला था, एक था श्लेस्विग, एक था हॉल्स्टाइन। लेकिन यहाँ पे लोग जर्मनी बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। जर्मन भाषा जो लोग बोलते थे, तो ऑटोमन ने बोला कि अब अगर ये जर्मन भाषा बोलते तो ये जर्मनी के अंडर आने चाहिए। इस चीज़ के लिए ऑटो वन बिस्मार्क को लड़ाई करनी पड़ती डेनमार्क से, और ऑटो वन बिस्मार्क के पास सिर्फ प्रशिया था। प्रशिया अगर डेनमार्क से लड़ता तो प्रशिया हार जाता, इसलिए उन्होंने अलायंस बिठाया किसके साथ, अपने गुड फ्रेंड ऑस्ट्रिया के साथ। डेनमार्क हार गया, प्रशिया को श्लेस्विग मिल गया, ऑस्ट्रिया को हॉल्स्टाइन मिल गया। ये थी हमारी फर्स्ट वॉर, जिसमें कि लड़ाई हुई थी ऑटो वन बिस्मार्क फ्रॉम प्रशिया वर्सेस ऑटो वन बिस्मार्क ऑफ प्रशिया लड़ा डेनमार्क से, और डेनमार्क हार गया। ये फर्स्ट वॉर थी 1864 की। इसके बाद एक और वॉर लड़ी गई, राइट। नेक्स्ट वॉर में जो वॉर नंबर 2 थी,
वो हुई, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर। जब ऐसे किसी वॉर का नाम होता है ना, जैसे एंग्लो इंडियन वॉर, फ्रैंको प्रशियन वॉर, मतलब वो एक दूसरे से लड़े हैं। ऑस्ट्रो यानी कि ऑस्ट्रिया प्रशिया से लड़ा है। ये कब हुई वॉर? इन द ईयर 1886। अभी आप बोलेंगे कि अभी तो हमने ये पढ़ा था कि प्रशिया ऑस्ट्रिया का अलायंस बन के डेनमार्क को हराया। अभी आप कह रहे हैं कि इन दोनों में ही वॉर हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है ना? लेकिन इसमें क्या हुआ कि प्रशिया कहता कि मुझको चाहिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर माय नेम, मतलब आई वांट कि प्रशिया एट द एंड ऑफ द अफेयर संभाले जर्मनी के, ना ही ऑस्ट्रिया। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है, उसमें दो लोग हैं जो बहुत फॉर एग्ज़ाम्पल शरारत करते हैं, ठीक है। ये एक क्लास है, इसमें दो लोग हैं जो बहुत शरारत करते हैं। ये कहता है कि मैं ज़्यादा शरारती हूँ, वो कहता है कि मैं ज़्यादा शरारती हूँ। एक दूसरे को प्रूव करने में कि ज़्यादा शरारती कौन है, एक दूसरे से ही लड़ पड़ते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ, USA वर्सेस USSR, कौन पावरफुल है, हुआ था ना। अभी वर्ल्ड वॉर 2 में साथ लड़े थे, फिर कोल्ड वॉर में लड़ने लग पड़े जस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स। वैसे यहाँ पे हुआ, डेनमार्क को हरा के अब दोनों लड़ने लग पड़े। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, उनकी एक पॉलिसी थी जिसको बोलते हैं रियल पॉलिटिका। उस पॉलिटिका में देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी एंड देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड। ओके, उसमें सब और ऑन टाइम डिसाइड होता है डिप्लोमेसी के हिसाब से, कोई परमानेंट आपका दोस्त नहीं होता। तो इसी में अभी जो प्रशिया का दोस्त था ऑस्ट्रिया, अब वो उसका एनिमी बन गया, द बिगेस्ट एनिमी बन गया, राइट। क्यों, कैसे वॉर हुई? प्रशिया ने बोला कि ऑस्ट्रिया, जो तुमको मैंने हॉलस्टाइन दिया था ना ख्याल रखने को, तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे हो, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। विदिन 7 वीक्स प्रशिया जीत गया और ऑस्ट्रिया हार जाता है। तो इस वॉर में, सेकेंड वॉर में, ऑस्ट्रिया हार गया, प्रशिया फिर से जीत जाता है, राइट। अब नॉर्थ जर्मन, ये जर्मन है, उसका नॉर्थ पार्ट सारा यूनाइटेड हो गया है, लेकिन साउथ के 3 पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स हैं? उनको बोलते हैं बवेरिया, ये सदर्न है, ठीक है, बवेरिया, व्यूटेनबर्ग और बादेन। ये तीनों जो क्या बोलते हैं इनको हम, ये नॉर्थ है, ये यूनाइटेड है, लेकिन ये साउथ नहीं यूनाइटेड है। ये जो 3 स्टेट्स थी ना, ये प्रशिया पे विश्वास नहीं करती थी, ये कहती थी कि हम यूनाइट नहीं होंगे अगर हमको प्रशिया रूल करेगा, ऐसी थी ये। तो वो सोचने लग पड़ा कि ऐसा क्यों। तो जो फ्रांस था, अभी क्या होता है कि हमको पता है कि नॉर्दर्न जर्मनी तो यूनाइटेड है, लेकिन सदर्न जर्मनी यूनाइटेड नहीं है, ये हमें बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है कि फ्रांस आता है सीन में, ठीक है। इस वॉर का नाम होता है द प्रशियन फ्रांको वॉर। फ्रांस बहुत पावरफुल होता है और फ्रांस कहता है कि अगर जर्मनी का सदर्न पार्ट भी यूनाइट हो गया ना, तो जर्मनी बहुत स्ट्रांग बन जाएगा और मैं एक और एनिमी नहीं झेल सकता। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि मैं जर्मनी को बोलूँगा कि प्लीज़ आप इतना स्ट्रांग मत होइए। अब वो कैसे बोलेगा? हुआ क्या कि अभी स्पेन का जो किंग था ना, स्पेन का, उसको हटा दिया गया था स्पेन के लोगों के द्वारा। स्पेन का थ्रोन खाली हो गया। जब स्पेन का थ्रोन खाली हो गया तो अब स्पेन के लोग कहने लग पड़े कि हमारा न्यू किंग कौन बनेगा। तो उन्होंने प्रशिया के एक रिलेटिव को, यानी कि प्रशियन किंग के एक रिलेटिव को बोला, लियोपोल्ड उनका नाम था, कि तुम आ जाओ। अब फ्रांस कहता अच्छा
तो अगर आपको मैं ज्योग्राफी थोड़ी सी समझाऊँ तो ये स्पेन है, ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो फ्रांस कहता कि अगर स्पेन में प्रशियन किंग रूल करने लग पड़ा और जर्मनी भी प्रशियन रूल्ड होगा, मैं तो फंस जाऊंगा दोनों प्रशियनों में और मेरा तो फिर पावर का ज़ीरो हो जाएगा। तो वो उसने रिक्वेस्ट किया जर्मन किंग को कि प्लीज़ अपना जो तुमने कैंडिडेट खड़ा किया है लियोपोल्ड, उसको वापस ले लो। उसको बोलो कि प्लीज़ अभी स्पेन में किंग का जो कंटेंडरशिप है उसमें अपना नाम मत दो। और फ्रांस का जो ईगो था वो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि जर्मन किंग ने बोला ठीक है, हम अपना कैंडिडेट लियोपोल्ड को वापस ले लेंगे। ये बात होने के बाद स्पेन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, कि स्पेन बोलने लग पड़ा कि चलो ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, हम कोई और किंग देख लेंगे। लेकिन फ्रांस बहुत भूखा इंसान है। फ्रांस कहता है ऐसा नहीं चलेगा, मुझको अभी एक और वादा दो। क्या वादा दो मुझको? कि आई वॉन्ट अ रिटन गारंटी कि फ्यूचर में कभी भी जर्मन किंग स्पेन में रूल नहीं करेगा। जर्मन का जो किंग था विलियम, वो कहता है ऐसा तो नहीं होगा। तो उसने पोलाइट अपॉलॉजी लिख दी, एम्स डिस्पैच करके ये अपॉलॉजी लिखी। इसमें उसने क्या लिखा लेटर में कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि फ्यूचर में भी हमारा रूलर ना हो। तो ये डिस्पैच लिखते उसने क्या किया, उसने ये सेंड कर दिया वहाँ पर फ्रांस के किंग को। अब ऑटो वन बिस्मार्क ने ये मौका लिया और उन्होंने क्या किया, अपनी हैंडराइटिंग में ना फटाफट एम्स डिस्पैच पे लिख दिया, ऐसा कुछ लिखा जिसमें कि फ्रांस और प्रशिया एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फ्रांस इससे लड़ रहा है और ये इससे लड़ रहा है। जब फ्रांस को इसके बारे में पता लगा कि ऑटो वन बिस्मार्क ने छेड़छाड़ की है, उसने डिक्लेयर कर दी वॉर। किस पे वॉर डिक्लेयर कर दी उसने? जर्मन पे, यानी कि प्रशिया पे। और ऑटो वन बिस्मार्क यही चाहता था कि मुझे एक मौका मिले कि मैं अपने बिगेस्ट एनिमी से लड़ाई करूं। और फिर वॉर होती है प्रशिया और फ्रांस की, जिसमें नेपोलियन 3 होते हैं फ्रांस की तरफ से, और यहाँ से होता है ऑटो वन बिस्मार्क, जिसमें नेपोलियन को वो हरा देते हैं। और फाइनली सर्दर्न जर्मनी जो होता है वो भी एक प्रॉपर यूनिफिकेशन में आ जाता है, राइट। अब सर्दर्न जर्मनी भी जब यूनिटी में आ जाता है, जब यूनाइट हो जाता है ना, तो खुश हो जाता है ऑटो वन बिस्मार्क, और वो 1870 में पेरिस को सीज करता है। सीज मतलब उसको कैप्चर करता है, और वहाँ के लोगों को भूखमरी से मतलब उनको क्या करता है एक्चुअली, वो पेरिस को ना इर्द गिर्द से कैप्चर कर लेता है, जिससे लोगों के पास एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनको स्टार्वेशन हो जाता है। 1871 में, नेक्स्ट ईयर 1871 में वो क्या करता है, वो एक प्रोक्लेमेशन करता है, यानी कि दुनिया को बताता है कि जो जर्मनी है वो यूनिफाई हो गया है, और उसके किंग का नाम देता है, मतलब किंग बनाता है विल्हेम वन को। ठीक है। और जब कोई जर्मन का किंग बनता है ना, उसके सामने एक जैसे खलीफा होता है ना, ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान बोलते हैं, वैसे ही जब आप जर्मनी के किंग बनते हो ना, तो आपके नाम के आगे आता है केसर। केसर उसके नाम के आगे लिख दिया, तो केसर विल्हेम वन बिकम्स द किंग ऑफ जर्मनी, दैट इज अ यूनाइटेड जर्मन। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ इटली।